हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो करंट अफेयर की क्लास चल रही है, उस क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि हम करंट अफेयर्स की जो क्लासेस चला रहे हैं वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक सोर्स पर चला रहे हैं। और अभी हम दो ऑथेंटिक सोर्स ले चुके हैं। एक तो प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन्स मंथली हम देख रहे हैं और जनवरी की मैगजीन इसमें चल रही है। लास्ट लेक्चर जो था जनवरी की मैगजीन का, वो पहला लेक्चर था जिसमें मैंने आपको सारे अपॉइंटमेंट्स वगैरह बता दिए थे, पुरस्कार बता दिए थे। आप में से जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है वो यूट्यूब पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा रोजगार निर्माण की भी सीरीज चल रही है और वीकली रोजगार निर्माण का रिव्यू यहाँ पर दिया जाता है। चलिए, प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज का ये दूसरा लेक्चर है और इसमें हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो भी हुआ है वहां से प्रारंभ करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं जल्दी से। भारत चीन विवाद जो अब सॉल्यूशन की ओर लगभग जा चुका है। सॉल्यूशन क्या है कि जो पूर्वी लद्दाख है उसमें जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है एलएसी, हो सकता है आपसे कई बार ये पूछ लें कि एलएसी क्या है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये पूर्वी लद्दाख में है। तो एलएसी पर अप्रैल 2020 से पूर्व की स्थिति के अनुसार दोनों देशों की ओर से पेट्रोलिंग प्रारंभ हो चुकी है। कुल मिलाकर के यहाँ पर वो स्थिति बनाई जा रही है जो अप्रैल 2020 के पहले की स्थिति, यानी कि शांतिपूर्ण स्थिति थी। आपको मालूम होगा कि कोविड में भारत और चीन को लेकर के ये जो बॉर्डर है एलएसी, यहाँ पर अशांति हो चुकी थी, दोनों के बीच में फाइटिंग भी हुई थी और उसके बाद से स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन अब फिर से पुरानी स्थितियां कहना चाहिए कि वो बहाल की जा रही हैं और दोनों देश उसमें प्रयास कर रहे हैं शांति को बनाए रखने के लिए। विवादित बिंदु कौन कौन से? डैमचौक और देपसांग से सेना की वापसी, ये पहले ही हो चुकी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। आपको ये विवादित बिंदु ध्यान रखना है पूर्वी लद्दाख के, कौन कौन से हैं? डैमचौक और देपसांग। ये आपसे प्रश्न पूछने में आ सकता है कि विवादित क्षेत्र कौन से हैं। एमपीपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न कई सारे आ जाते हैं जो सेना के साथ विवाद के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो ये भारत चीन विवाद का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट हम बात करें संविधान अंगीकरण, एक्सेप्टेशन की यदि हम बात करें, संविधान अंगीकरण और संविधान का लागू होना दोनों अलग अलग बातें हैं, पता ही आपको। तो संविधान अंगीकरण के 75 वर्ष 26 नवंबर 2024 को पूर्ण हुए। तो 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। देखिए, संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान एक्सेप्ट हो गया था, अंगीकृत कर लिया गया था और उसके कुछ प्रावधान इस दिन लागू कर दिए गए थे। और पूर्ण रूप से जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब चूंकि 75 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, तो 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे देश में क्या चल रहा है? ये एक समारोह चल रहा है, साल भर चलेगा। कौन सा? देखिए, इस उपलक्ष्य में वर्ष भर के स्मारक समारोह, तो स्मारक समारोह, वो जो समारोह चलेगा उसका नाम क्या है? स्मारक समारोह। स्मारक समारोह का प्रारंभ 26 नवंबर 2024 से किया गया, जिसका शुभारंभ संसद में किया गया। किस नाम से? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम। ठीक है, तो ये कार्यक्रम वर्ष भर चलेंगे। क्या नाम है? स्मारक समारोह है। 26 नवंबर 2024 से संसद में प्रारंभ हुआ। सबसे पहले कार्यक्रम का नाम क्या था? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम, यहाँ से चालू हुआ है। ये वर्ष भर चलता रहेगा। यह स्मारक समारोह वर्ष भर चलेगा और इसकी गतिविधियां 4 स्तंभों पर केंद्रित होंगी। यानी ये जो समारोह चलेगा साल भर, ये 4 स्तंभों पर ही केंद्रित रहेगा, यानी कि उन्हीं के इर्द गिर्द इसके कार्यक्रम बनाए जाएंगे। क्या क्या है 4 स्तंभ? संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को जाने, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 3, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और नंबर 4 है संविधान की महिमा का उत्सव, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेटिंग द ग्लोरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
कुल मिलाकर के देश के निवासियों को संविधान का महत्व, संविधान का निर्माण, इसके बारे में जागरूक किया जाएगा और ये एक कहना चाहिए कि एक संदेश होगा कि आप अपने संविधान पर गर्व करें। तो ये 75वां वर्ष है, वर्ष भी आपको याद रखना, 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट, आप डिफेंस की चर्चा करें। डिफेंस में भारत के साथ में क्या डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, LRLACM, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। मिसाइल की नॉर्मली दो कैटेगरी होती है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, दूसरी क्रूज मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल जेट इंजन पर बेस रहती है, जमीन से थोड़ा सा ऊपर ही चलती है ताकि दुश्मन के रडार में नहीं आ पाए, और जमीन, समुद्र, वायु तीनों से इसको लॉन्च किया जा सकता है और अपना इसका जो लक्ष्य होता है उसको भेजने में बहुत अचूक होती है। तो ये क्रूज मिसाइल है, क्या नाम है इसका? LRLACM, ठीक है, क्रूज मिसाइल है। इसका पहला उड़ान परीक्षण 12 नवंबर 2024 को कहाँ किया गया? DRDO ने, यानी इस मिसाइल का जो विकास किया है, किसने किया है? DRDO ने किया है। DRDO ने एक मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से, मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से मतलब जो मोबाइल ऑपरेट हो जाए वो लॉन्चर, लॉन्चर से देखिए मतलब हो जाता है कि लॉन्चर यानी मिसाइल का लॉन्चर, जो मिसाइल को लॉन्च करेगा वो, जैसे रॉकेट का भी एक लॉन्चर होता है, ऐसे ही मिसाइल का भी एक लॉन्चर होता है। लॉन्चर से उड़ीसा के तट पर एकीकृत टेस्ट रेंज, ITR, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ITR मतलब इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ये एक देखिए उड़ीसा का एक तट है और वहां पे दो अलग अलग टेस्ट रेंज हैं, दो तीन टेस्ट रेंज है। एक जो टेस्ट रेंज है उसका नाम क्या है? ITR, एकीकृत टेस्ट रेंज। कहाँ पर है? चांदीपुर, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि उड़ीसा का जो चांदीपुर है वहाँ जो ITR है वो मिसाइल का टेस्ट फायर किया जाता है, वो स्पेसशिप का सेंटर नहीं है। यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कई बार हमको स्पेसशिप लॉन्चिंग सेंटर में और मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर में, तो आपको ध्यान रखना है स्पेसशिप लॉन्चिंग सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का है और उड़ीसा के जो हैं वो मिसाइल टेस्ट फायर सेंटर हैं। तो चांदीपुर में जो ITR है वहां से इसका परीक्षण किया गया है, किसका? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 1000 किलोमीटर तक की है, यानी 1000 किलोमीटर तक का लक्ष्य इसको दे दिया जाए तो वो उसको सफलतापूर्वक भेज देगी। चलिए ये तो हो गई क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट, लंबी दूरी की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल। देखिए हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है, हाइपरसोनिक से मतलब ये है कि ये जो ध्वनि, ध्वनि की जो गति होती है, ध्वनि की गति हम 332 के आसपास मानते हैं, 332 मीटर पर सेकंड के आसपास मानते हैं। तो ध्वनि की गति से 5 गुना, अलग अलग कैटेगरी होती है, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक जो मिसाइल है ये क्या है? पहली है हमारे देश की। कैसी है? पहली, यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेज, और हम इसको बोलते हैं ध्वनि की गति से 5 गुना, यानी बोलते हैं मैक 5, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? मैक 5। तो जो यूनिट है वो मैक यूनिट है। ध्वनि की गति से जब कोई तेज पिंड गति करता है तो मैक 1, मैक 2, मैक 3, मैक 5 है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO ने 16 नवंबर 2024 को उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, तो उड़ीसा का ही तट है, उसका नाम क्या कर दिया है? एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। वहां से इसका टेस्ट फायर किया, कहां पर? भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल। क्योंकि ये पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको उसकी डेट याद रखना है, 16 नवंबर। कहाँ से परीक्षण किया वो भी याद रखना है, मारक क्षमता भी याद रखना है कि मारक क्षमता इसकी ज्यादा है, 1500 किलोमीटर, यानी चाइना भी उसकी रेंज में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो कुल मिलाकर के हमारे देश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं? 56
टाइगर रिजर्व हो चुके हैं यहाँ तक, नवंबर तक, ठीक है। और सबसे लेटेस्ट कौन सा है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। और इससे यह आंध्र प्रदेश के नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व और असम के मानस टाइगर रिजर्व के बाद देश में तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। तो कुल मिलाकर के यहाँ से आपके पास एक प्रश्न और बन रहा है, देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा आ रहा है? आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्री सैलम नंबर 1 सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, नंबर 2 पे मानस काफी जाना माना टाइगर रिजर्व है, और इसके बाद तीसरे नंबर का कौन सा हो गया? ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो प्रोजेक्ट है वो 1973 में चालू किया गया था, आपको मालूम होगा 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर। तो एक्चुअली ये नेशनल पार्क नॉर्मल नेशनल पार्क ही होता है दूसरे नेशनल पार्क की तरह, लेकिन इसमें टाइगर को विशेष संरक्षण दे दिया जाता है, तो वो टाइगर रिजर्व की कैटेगरी में सम्मिलित कर देते हैं। पूरे भारत देश में अलग अलग राज्यों में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही है। चलिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, ये भी बहुत सेंसेशनल विधानसभा चुनाव था, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी यहाँ पर। ये एक ही चरण में हुआ है, 20 नवंबर को मतदान हुआ, मतगणना जल्दी ही हो गई यहाँ पर, 23 नवंबर को मतगणना हो गई। विधानसभा सीटों की कुल संख्या यहाँ पर कितनी है? 288 है। यहाँ दो गठबंधन लड़ रहे थे, एक था महायुति गठबंधन और दूसरा था महाविकास आघाड़ी गठबंधन। तो जो महायुति गठबंधन था उसको 234 सीटें मिल गई, मतलब वन साइडेड हो गया है यहाँ। तो महायुति गठबंधन में कौन कौन सी पार्टीज थी? एक तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, इसको 132 सीटें मिल गई। फिर महायुति गठबंधन में जो शिंदे जी हैं, जो अभी सीएम थे पहले, उनकी शिवसेना, उसका 57 सीटें मिली। इसके अलावा अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी थी और इसके अलावा और भी लोग थे। दूसरा गठबंधन महाविकास आघाड़ी गठबंधन, इसमें जो उद्धव ठाकरे जी उनकी जो शिवसेना है वो, इसके अलावा कांग्रेस और इसके अलावा अन्य लोग, ये महाविकास आघाड़ी गठबंधन की पार्टीज थी। तो गठबंधन जीत गया है। आपसे महायुति गठबंधन भी पूछ सकते हैं, आपसे ये भी पूछ सकते हैं महायुति गठबंधन में कौन कौन था या किसको कितनी सीटें मिली, या कुछ भी पूछा जा सकता है। इनफैक्ट जब ये चुनाव हो चुका था उसके बाद फिर बहुत समय तक सीएम कौन बनेगा उसको लेकर के थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी रही, और एकनाथ शिंदे, ये जो शिंदे जी की कहना चाहिए कि शिवसेना है, एकनाथ शिंदे वर्सेस जो कहना चाहिए कि महाराष्ट्र के अभी जो सीएम बनाए गए हैं देवेंद्र फडणवीस, दोनों के बीच में चल रहा था। बाकी आपको नाम पता ही होगा कि श्री देवेंद्र फडणवीस, ठीक है, ये इस समय महाराष्ट्र के सीएम बना दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, गठबंधन का नाम याद रखना है, सीएम का नाम आपको पता ही है। चलिए, विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र। इसके अलावा झारखंड, झारखंड में भी चुनाव हुआ, यहाँ पे भी एक तरफा रहा और 81 सदस्यीय 6वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुआ। यहाँ 2 चरणों में हुआ, 13 और 20 नवंबर को हुआ। मतगणना एक ही दिन होती है, 23 नवंबर को, जो कहना चाहिए महाराष्ट्र की भी मतगणना 23 नवंबर को हुई थी। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये बहुत जाना माना गठबंधन कहना चाहिए कि पार्टी है, बहुत जानी मानी पार्टी है, इनको 34 सीटें मिल गई हैं और श्री हेमंत सोरेन ये चौथी बार यहाँ के सीएम बन गए हैं। तो खैर यहाँ तो डिसाइडेड ही था कि इनकी ही पार्टी आने वाली है। तो कौन सी पार्टी जीती यहाँ पे? झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये पार्टी जीत गई है और श्री हेमंत सोरेन सीएम बन गए हैं और चौथी बार झारखंड के सीएम बने हैं ये। चलिए नेक्स्ट, एलन मस्क, इनका नाम काफी चर्चा में रहता है, सभी लोग जानते हैं एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी। एलन मस्क की कई सारी कंपनीज हैं, स्पेस एक्स एक कंपनी है, इसके अलावा एक्स का जो इनका ट्विटर जिसका नाम अब एक्स है वो भी इनका है। कार की कंपनी के मालिक हैं, आपको मालूम है, टेस्ला, ठीक है। तो स्पेस एक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट
यानी रॉकेट का नाम क्या है, फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसरो या बोले न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड, ये इसरो की वाणिज्यिक इकाई है, कमर्शियल ब्रांच है किसकी, इसरो की। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि इसरो की कमर्शियल ब्रांच कौन सी है, कौन सी है, न्यू इंडिया, ये रही न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड। तो न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड के संचार उपग्रह, यानी न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड ने एक संचार उपग्रह भेजा है। संचार उपग्रह का नाम क्या है, GSAT-N2, क्या नाम है, GSAT-N2। इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया, अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप कैनरवल, ये बहुत पुराना स्पेसशिप लॉन्चिंग सेंटर है, केप कैनरवल फ्लोरिडा में है। यहाँ से 19 नवंबर 2024 को किया गया। तो कुल मिलाकर के ये जो न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड है, इनका सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और सैटेलाइट का नाम क्या है, सैटेलाइट का नाम है आपका GSAT-N2, संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसका सफल परीक्षण स्पेस एक्स ने किया है। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, एलन मस्क की कंपनी है। जब सैटेलाइट लॉन्च होता है तो हमेशा किसी ना किसी रॉकेट से लॉन्च होता है। रॉकेट कौन सा है, फाल्कन 9। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और जब ये कहना चाहिए अपनी कक्षा में स्टैब्लिश हो जाएगा, तो भारत के जो रिमोट एरियाज हैं जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर यह ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी को प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो नाम क्या है सैटेलाइट का, नाम है GSAT-N2, ये सैटेलाइट का नाम है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। चलिए आगे चलें। भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में ही संपन्न होता है। यहाँ पे आपको केवल और केवल ये देख लेना है कि बेस्ट मूवी का अवार्ड किसने दिया है, ज्यादा याद नहीं रखना है आपको, ज्यादातर यही पूछते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जो पुरस्कार मिलता है, भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है उसमें उस पुरस्कार का नाम होता है गोल्डन पीकॉक, यानी स्वर्ण मयूर पुरस्कार। पुरस्कार नाम क्या है, स्वर्ण मयूर। किस फिल्म को मिला, टॉक्सिक, ये फिल्म का पोस्टर है टॉक्सिक। निर्देशिका कौन है इसकी, पाउले ब्लूवेट, और ये लिथुआनिया की मूवी है। लिथुआनिया देश यूरोप में है, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप में आता है लिथुआनिया। तो सावले ब्लूवेट की मूवी है टॉक्सिक। टॉक्सिक का कौन सा पुरस्कार मिला, स्वर्ण मयूर या गोल्डन पिकॉक अवार्ड बोल सकते हैं आपको। कहाँ मिला, भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसमें इसको बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला। किसको मिला है, टॉक्सिक को मिला है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो इंटरनेशनल लेवल का बहुत ही सेंसेशनल चुनाव, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो एक्चुअली यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन जिसमें श्री डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस जी, इनके बीच में आपको पता ही होगा अच्छी खासी कांटे की टक्कर थी, और शुरू में चल रहा था कि मैडम काफ़ी आगे हैं, ये जीत जाएंगी, लेकिन फाइनली क्या हुआ, ट्रंप जीत गए इसको। एक्चुअली देखा जाए तो ये राष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है ना, देखिए यूएसए में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक मंडल, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। यानी पहले निर्वाचक मंडल का चयन होता है, फिर निर्वाचक मंडल बाद में वो राष्ट्रपति को वोट करेंगे। तो अल्टीमेटली जो निर्वाचक मंडल जिसको समर्थित करता है, जिसको समर्थन देता है, वो उसको ही वोट देता है। तो निर्वाचक मंडल का जीतना ये माना जाता है कि इतनी सीटें उस राष्ट्रपति को मिल चुकी हैं, जैसा राज्यसभा में हमारे यहाँ होता है, बिल्कुल इसी लेवल पर है कि निर्वाचक मंडल का चयन होता है, वोट दिए जाते हैं निर्वाचक मंडल को, फिर निर्वाचक मंडल बाद में जाकर के राष्ट्रपति को वोट दे देगा। तो इलेक्टोरल कॉलेज का इलेक्शन था, मतदान कब हुआ इसका, 5 नवंबर 2024 को हुआ। इलेक्टोरल कॉलेज के 538 सदस्य, ठीक है, टोटल कितने सदस्य हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, 538 सदस्य, यानी 538 सीटें मान के चलिए आप उनको।
राज्य कितने, 50 राज्यों से चुने गए। अब 538 सीटों में से क्या हुआ, 31 राज्यों में से 312 मत ट्रंप समर्थक रहे। तो कुल मिलाकर के आप ऐसा मान के चलिए कि 312 इलेक्टोरल जो मेंबर थे, इलेक्टोरल कॉलेज, वो ट्रंप वाले थे। यानी 312 सीटें ट्रंप की आ गई, किसमें, कितने में से, 538 में से। तो फ्रेश मेजोरिटी, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं रही। जबकि 19 राज्यों में से 226 समर्थक किसको रहे, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस जी को। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं, जो ट्रंप हैं रिपब्लिकन पार्टी के हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि 312 सीटें ट्रंप के पास जाएंगी, 226 सीटें कमला हैरिस जी के पास जाएंगी। इन दो के अलावा दो और उम्मीदवार थे, उनको एक भी कहना चाहिए कि एक भी इलेक्टोरल मेंबर नहीं मिला उनको। दो इन उम्मीदवार कौन कौन थे, ग्रीन पार्टी के जिल स्टीन, ठीक है, ग्रीन पार्टी के जिल स्टीन, और एक निर्दलीय थे, जैसे हमारे निर्दलीय खड़े होते हैं, रॉबर्ट कैनेडी। ये चुनाव में उम्मीदवार थे, लेकिन इनको कोई भी मत प्राप्त नहीं हुआ। तो आपको ध्यान रखना, 538 में से 312 और 538 में से 312 घटा देंगे तो बाकी क्या आ जाएंगे। ठीक, चलिए यहाँ देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये होती है, तो यह है इलेक्टोरल कॉलेज के लिए होने वाले मतदान में 7 स्विंग स्टेट्स, यानी 7 स्विंग स्टेट, इन राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 7 स्विंग, स्विंग स्टेट का मतलब होता है कि ये जो 7 राज्य हैं, स्विंग स्टेट हैं, ये किसी पार्टी का गढ़ नहीं है। देखिए कुछ राज्य, कुछ क्षेत्र किसी पार्टी का गढ़ होता है, जैसे इंदौर, इंदौर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, या मध्य प्रदेश भी एक तरीके से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे कई सारे राज्य ऐसे हो सकते हैं जो, या कोई नगर ऐसा हो सकता है जो कांग्रेस का गढ़ माना जाएगा। तो ये जो 7 स्टेट हैं, ये किसी पार्टी के गढ़ नहीं होते हैं। यहाँ जिसको वोट मिल गया वो दूसरे को पछाड़ देता है। अब 7 स्विंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, वह है, नंबर 1 एरिजोना, दूसरा है नेवादा, तीसरा है विस्कॉन्सिन, चौथा है मिशिगन, पांचवा है पेंसिल्वेनिया, छठवां है नॉर्थ कैरोलिना कैरोलिना और सातवां है जॉर्जिया। यहाँ उठापटक कुछ भी हो जाता है। इस बार जो उठापटक हुआ वो ये हुआ कि सातों ट्रंप के समर्थन में आ गए, तो वो वन साइडेड हो गया और ट्रंप कमला हैरिस जी से बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। तो ध्यान रखिएगा, 7 स्विंग स्टेट्स की भूमिका यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण है। 7 स्विंग स्टेट मैंने आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, एरिजोना, नेवादा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया। चलिए, मतों की गणना कब होगी, मतों की गणना होगी 6 जनवरी 2025 को होगी, और इसी दिन निर्वाचन वाला कहना चाहिए जो राष्ट्रपति है उसकी घोषणा हो जाएगी। निर्वाचित घोषित राष्ट्रपति ट्रंप 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए शपथ ग्रहण कब करेंगे, ये 20 जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण करेंगे। साथ ही उपराष्ट्रपति पद के लिए सहयोगी उम्मीदवार ओहायो के सेनेटर, एक्चुअली ओहायो एक राज्य है अमेरिका में, ओहायो के सेनेटर जेडी वेंस, इनका नाम ध्यान रखना है आपको, जेडी वेंस, ये किसकी शपथ लेंगे, उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ठीक है, श्री जेडी वेंस ये क्या बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। बाकी फिर बाद में डिसाइड होगा कौन कौन सेनेटर रहेगा। 78 वर्षीय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक उम्र में निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं, यानी इनकी जो एज है 78 वर्ष की है, और ये सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति हैं। इसके पहले भी जब ये राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने एक महिला उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को हराया था, और इस बार फिर से महिला उम्मीदवार कमला हैरिस जी को हराया। और पहले राष्ट्रपति हैं कि जो राष्ट्रपति थे फिर बीच में 4 साल नहीं रहे, उसके बाद फिर से बन गए। ऐसे भी ये पहले राष्ट्रपति हैं यूएस के। चलिए नेक्स्ट हम बात करें G20, ब्राजील
2024 यानी G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्राजील में 2024। क्या है स्लोगन? बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लैनेट। ठीक, आपको याद रखना है G20 का जो सम्मेलन है, G20 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? 2024 में ब्राजील में हुआ है। वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार के लिए गठित अंतर सरकारी मंच G20। देखिए G20 का गठन क्यों हुआ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित जो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी है उससे संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार के लिए G20 का गठन हुआ है। G20 का कौन सा सम्मेलन? 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्राजील में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरो, ब्राजील में। काफी सुंदर जगह है रियो। यहाँ पे 18 से 19 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ G20 ब्राजील रियो डी जेनेरो 19वां शिखर सम्मेलन। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा, अकेला आप लुला डी सिल्वा याद रख सकते हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं, की अध्यक्षता में संपन्न 19वें शिखर सम्मेलन का नीति वाक्य था। क्या था? एक न्याय संगत विश्व एवं टिकाऊ ग्रह का निर्माण। वो जो मैंने भी आपको पीछे दिखाया, क्या? बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लैनेट। ये जो यहाँ लिखा हुआ था, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लैनेट, ये इस सम्मेलन का क्या था? एक वाक्य था, नीति वाक्य। यानी कि ये जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में जो चर्चा हुई वो चर्चा इसी वाक्य के इर्द गिर्द हुई है। कौन सा वाक्य है? एक न्याय संगत विश्व और टिकाऊ ग्रह का निर्माण। तो ये G20 का सम्मेलन रहा। आपको मोदी जी बैठे हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा और भी लोग गए थे, वित्त मंत्री भी गई थी, और भी कई सारे लोग गए थे यहाँ पर। नेक्स्ट, चोगम। चोगम भी एक क्या है, जो चोगम है वो भी एक ग्रुप है, इनका भी सम्मेलन होता रहता है। इस बार का सम्मेलन कहाँ हुआ? समोआ। समोआ बहुत छोटा सा द्वीप है, वहां पर हुआ है। तो राष्ट्रमंडल देशों के शासन प्रमुखों का 27वां सम्मेलन चोगम। चोगम का पूरा नाम देखें तो कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। देखिए कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो कॉमनवेल्थ उन देशों का ऑर्गेनाइजेशन है जो देश बहुत पहले ब्रिटेन के उपनिवेश रहे, ब्रिटेन की कॉलोनी रही, उन्होंने मिलाकर के राष्ट्रमंडल एक गुट बना लिया, एक ग्रुप बना लिया। राष्ट्रमंडल खेल भी होते हैं। तो जो राष्ट्रमंडल देश हैं उनके जितने भी शासन प्रमुख हैं उनका सम्मेलन क्या कहलाता है? वो सम्मेलन कहलाता है चोगम। तो चोगम इस बार कहाँ हुआ? समोआ में हुआ। समोआ बहुत छोटा सा द्वीप है। समोआ की राजधानी क्या है? आपिया। तो आपिया में ये 25 से 26 अक्टूबर को संपन्न हुआ। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये ब्रिटेन के इस समय किंग चार्ल्स थ्री, किंग चार्ल्स थर्ड, ये ब्रिटेन के किंग हैं। इसके पहले महारानी विक्टोरिया जाती थी वहां पर, सॉरी एलिजाबेथ पहुंचती थी वहां पे, तो अब उनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद पहली बार किंग चार्ल्स थ्री वहां पर गए और सम्मेलन की अध्यक्षता इन्होंने की है। चोगम। चलिए नेक्स्ट, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 7th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली 3 से 6 नवंबर, भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। तो एक अलायंस है, अलायंस का नाम क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और ये भारत की पहल से ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसका 7th सेशन यानी 7वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? दिल्ली में संपन्न हुई 3 से 6 नवंबर को। देखें क्या लिखा हुआ है। जलवायु परिवर्तन के एक स्थायी समाधान के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, यानी जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए या जलवायु परिवर्तन का जो हम समाधान दे रहे हैं
उस समाधान के रूप में सौर ऊर्जा का एक स्थायी समाधान और उसको बढ़ावा देने के लिए भारत और फ्रांस की पहल पर, तो ध्यान रखिएगा कि आईएसए जो बना है ना, उसमें भारत और फ्रांस की पहल है। कहाँ हुई थी? पेरिस में 2015 में कॉप 21 में हुई थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप 21 जब पेरिस में हुआ था 2015 में, तो भारत और फ्रांस ने पहल की थी कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए, इसलिए जलवायु परिवर्तन के समाधान के रूप में। तो कॉप 21 शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए, तो कॉप 21 यानी कि 2015 में आईएसए का निर्माण हो गया। किसकी पहल पे? भारत और फ्रांस की पहल पे। अब इसका 7वां सत्र कहाँ हुआ? 3 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। आईएसए में कितने हस्ताक्षरकर्ता देश हैं? 120 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, जिनमें से 104 लोग क्या कर चुके हैं? पूर्ण रूप से आईएसए का अनुसमर्थन कर चुके हैं। आपसे हो सकता है पूछ लें कि कितने हस्ताक्षरकर्ता देश हैं, तो आपको ध्यान रखना 120 हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। जब आप पेपर देने जाएंगे तो एक बार फिर से अपडेट देख करके जाएंगे। आईएसए का लक्ष्य 2030 तक 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है। कब तक है? 2030 तक है। कितनी क्षमता? 1000 गीगावाट। कौन सी क्षमता? सौर ऊर्जा की क्षमता। इससे क्या होगा? इससे वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, यानी जो कार्बन उत्सर्जन होता है ऊर्जा के कारण से, तो उसमें कमी आएगी। और 1000 मिलियन टन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की सालाना कमी आएगी। 1000 मिलियन टन CO2 की सालाना कमी आना यानी एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को भी आपको ध्यान में रखना। हो सकता है इस प्रकार के प्रश्न कई बार कठिन प्रश्नों की कैटेगरी में आ जाता है। कौन सा? 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता आईएसए का लक्ष्य है। कब तक है? 2030 तक का ये लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट, कॉप 29 कहाँ पर? बाकू, अजरबैजान। बहुत बड़ी ऑयल फील्ड है अजरबैजान की राजधानी है बाकू। ठीक है, यहाँ पर क्या सम्मेलन हुआ? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप 29। ठीक है, चलिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी, ये भी एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का। कौन सा है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी का जो सचिवालय है, इसका जो सचिवालय है ये जर्मनी में एक जगह है बॉन, तो इसका सचिवालय यानी सेक्रेटरीट ये बॉन में स्थित है यूएनएफसीसी का। तो यूएनएफसीसी में शामिल लगभग 200 देशों का 29वां वार्षिक सम्मेलन, कौन सा? कॉप 29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 11 से 22 नवंबर 2024 को अजरबैजान के बाकू में संपन्न हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कॉप 29 बाकू अजरबैजान किसके द्वारा संचालित? यूएनएफसीसी के द्वारा संचालित। यूएनएफसीसी का एब्रिविएशन भी आपको याद रखना है, यानी इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। क्या है इसका फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। हाँ, क्या हुआ कॉप 29 में? क्या हुआ कॉप 29 में? हुआ सम्मेलन में 19 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री किसने किया? कीर्तिवर्धन सिंह ने, यानी कि भारत की तरफ से कौन गए थे? पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। लंबे विचार विमर्श तथा विकसित एवं विकासशील देशों में बहस के पश्चात 2035 तक 300 अरब डॉलर की सालाना मदद का लक्ष्य कॉप 29 में निर्धारित हुआ है। एक्चुअली ये 300 अरब डॉलर विकसित देश विकासशील देशों को प्रोवाइड कराएंगे हर साल, क्योंकि विकसित देश जलवायु जो कहना चाहिए उनका जो जलवायु परिवर्तन को बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि विकसित देशों में पेट्रोल इन सब सारी चीजों की खपत ज्यादा है, जलवायु क्षति उनसे ज्यादा हो रही है, तो हर साल 300 अरब डॉलर विकसित देश विकासशील देशों को मदद देंगे। हालांकि भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया था और भारत की तरफ से चांदनी रैना जी थी जो
चांदनी रैना, और ये ऊर्जा विभाग की तरफ से थी, प्रवक्ता थी वहां पर, और सॉरी चांदनी रैना। तो इन्होंने 300 अरब डॉलर इसको मना कर दिया था, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, और जो मनाही थी उसको कंसीडर नहीं किया गया, और 300 अरब डॉलर पारित एक तरफा कर दिया गया कि भाई 300 अरब डॉलर से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। हो सकता है आपसे पूछ लें कि विकासशील देशों को विकसित देश कितनी मदद करेंगे, तो 300 अरब डॉलर की सालाना मदद होने वाली है। कहाँ निर्धारित हो गया? COP29 में निर्धारित हो गया। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम थोड़ा बहुत यहाँ से जो घटनाएं बची हैं वो देखेंगे, इसके अलावा आर्थिक परिदृश्य देखेंगे, और फिर उसके बाद स्पोर्ट्स की कैटेगरी देखेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑल द बेस्ट।